स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले चलिए बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। भारत में इस सप्ताह अब तक करीब 4 करोड़ लोगों को दी गई वैक्सीन। कृषि कानून की वापस मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अवैध वसूली कर रहे व्यापारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। और खबरें विस्तार से। भारत में इस सप्ताह अब तक करीब 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। सरकार के कोविन पोर्टल पर ताजा जानकारी के डेटा के मुताबिक देश में अप्रैल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है। 21 जून से नई गाइडलाइंस के साथ शुरू हुए टीकाकरण का खासा प्रभाव देखने को मिला है। संभावनाएं जताई जा रही है कि जुलाई में वैक्सीन प्रोग्राम की रफ्तार और तेज हो सकती है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि सरकार जुलाई में 20 और अगस्त में 30 करोड़ डोज देने की तैयारी कर रही है। 19 से 25 जून के बीच करीब 3 करोड़ 98 लाख डोज लगाए गए। यह आंकड़ा 12 से 18 जून को दिए गए 2.12 करोड़ वैक्सीन से करीब 2 गुना था। इससे पहले एक सप्ताह में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 47 लाख टीके वहीं 3 से 9 अप्रैल के बीच लगाए गए थे। केंद्र की तरफ से राज्यों में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीन खरीदने का काम वापस लिए जाने से पहले 15 से 21 मई को टीकाकरण सबसे निचले दौर में था। अखिल भारतीय किसान यूनियन सभा सूरतगढ़ द्वारा राष्ट्रपति महोदय को उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के माध्यम से ज्ञापन भेजा। किसान सभा में ज्ञापन भेजकर तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करने व एमएसपी की लिखित गारंटी की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया कि दिल्ली में बैठे किसानों को आज तक 7 महीने पूरे हो गए। सरकार के कानों तले जून तक नहीं रेंगते दिखाई दे रही। देश का किसान आज का दिन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रहा है। भविष्य में भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो भी कॉल दी जाएगी उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बताया कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला कमेटी सदस्य गुरचिंदर सिंह, नवदीप सिंह, भीम नोखवाल, प्रीत रमाना, भूपेश सिंधी, मनोज कुमार मौजूद रहे। रायशेनगर से खबर, जहां फाइनेंसर बनकर लोन लेने वालों को प्रताड़ित कर कस्बे के नामचीन व्यापारियों की चर्चा वहीं हर जगह हो रही है। इस व्यापारी की गुंडागर्दी का शिकार हुए पीड़ित धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इस क्रम में हमारे संवाददाता से एक पीड़ित की बातचीत हुई। उसने बताया कि उक्त व्यापारी लोन देने के एवज में लोन की राशि में लगभग 3 गुना कीमत की जमीन गिरवी रखवा लेता है, फिर दिए समय से पूर्व लोन की राशि लौटाने को कहता है, फिर एक मुश्त पूरी किस्त ना चुकाए जाने पर जबरन जमीन हड़प लेता है। कई गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को इससे जबरन वसूली के लिए काम पर रख रखा है। फाइनेंस के नाम पर इस तरह का गोरख धंधा चला रहे व्यापारी की संपत्ति के बारे में संबंधित विभाग को गहनता से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। दबी आवाज में पूरा कस्बा कह रहा है कि उक्त व्यापारी के आसपास आय से अधिक संपत्ति पाई जा सकती है। गौरतलब है कि इसके अवैध फाइनेंस के गोरख धंधे को हमने उजागर किया था, जिसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई और पीड़ितों की आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा इस व्यापारी की कारस्तानियों पर कब लगाम लगाई जाए। हनुमानगढ़ से खबर, जहां कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को जंक्शन के एनपीएस स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एनपीएस स्कूल के संरक्षकता जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को एनपीएस स्कूल सोसाइटी की जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। खास बात यह कि जिला कलेक्टर ने स्कूल के सभी शिक्षकों को भी बैठक में बुलाया और उनसे चर्चा करते हुए विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की चर्चा की और सुझाव भी लिए। उन्होंने स्कूल स्टाफ के बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप संबंधित क्षेत्र से जोड़ने और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रेरित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि एनपीएस स्कूल द्वारा पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन आयाम स्थापित किए हैं। उसकी तर्ज पर वर्तमान में भविष्य में भी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र की अध्ययनगत प्रगति का आकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। कक्षा में छात्र छात्राओं को नियमित और निरंतर मूल्यांकन किया जाए। एनपीएस स्कूल के आधुनिकीकरण व एनपीएस स्कूल को शिक्षा जगत में नए आयामों तक पहुंचाने की कड़ी में माननीय संरक्षक जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एनपीएस स्कूल के सम्मानित शिक्षक गणों की
एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें से हमारे स्कूल के चेयरमैन एसडीएम साहब भी उपस्थित रहे। इसके अंदर कोविड-19 के तहत बच्चों के अध्यापन और शिक्षण व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल के उत्थान के लिए सभी टीचरों से विस्तृत चर्चा के दौरान सभी प्रकार के सुझाव लिए गए। इसके अंदर कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया गया भी अपने को क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ हर जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाना है। स्कूल में किसी प्रकार का किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा और स्कूल को पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। कलेक्टर साहब ने अपने पूर्ण रूप से सहयोग देने का वादा किया है और हमारे द्वारा भी कलेक्टर साहब को आश्वासित किया गया है भी हम इस एनपीएस स्कूल को पुरानी बुलंदियों पर ले जाने के साथ साथ नए आयाम शिक्षा के अंदर स्थापित करेंगे और उनके द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जिन बच्चों के ऊपर माता पिता का साया छिन गया है, उनके लिए पूर्ण रूप से शिक्षा फ्री कर दी गई है। हमारी ओर से कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और शिक्षक गणों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। अजय कुमार गर्ग, डायरेक्टर एनपी। झालावाड़ से खबर है, जहां डग थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की 20 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिस पर डग पुलिस ने अनुसंधान कर 25 जून को नगर जिला भरतपुर से नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया और मुलजिम फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि 20 जून 2021 को थाना क्षेत्र के ही फरियादी में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी भांजी, जो कि पिछले 1 साल से मेरे पास रह रही थी, जो कल रात्रि बिना बताए कहीं चली गई, तथा फरियादी से अन्य आशंका व्यक्त कर कहा कि मेरे ही गांव का एलकार सिंह, पिता दुले सिंह, जाति सौंधिया राजपूत, उसको भगा कर ले गया। इस पर पुलिस ने गहनता से तलाश की तो नगर कस्बे जिला भरतपुर से शुक्रवार को नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया। नाबालिग लड़की को दस्तयाब करने में कांस्टेबल मेघाराम, रवि कुमार, रामेश्वर सिंह व गायत्री की विशेष भूमिका रही। बताएं। दिनांक 20/6/2021 को थाना क्षेत्र के ही एक ईश्वर सिंह ने आकर एक रिपोर्ट पेश की थी कि मेरी भांजी थी, जो पिछले 1 साल से मेरे यहाँ रह रही थी, जो दिनांक 20 को देर रात्रि बिना बताए चली गई है, जिसके आसपास हमने तलाश की लेकिन नहीं मिली। और जब मालूमात की तो गांव का ही एक लड़का एलकार सिंह, पिता दुले सिंह भी घर से गायब है। उस पर अंदेशा जताया कि एलकार सिंह ही मेरी भांजी को भगा कर लेके गया है। इस पर हमने कल टीम रवाना कर कल देर रात्रि नगर कस्बा जिला भरतपुर से नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। भारत में सूफीज्म की शुरुआत ख्वाजा गरीब नवाज के दौरे से हुई है। हजरत पीर कुर्बान अली शाह बाबा भी सूफी संत थे। बापू का संबंध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्तिया ने घराने से है। बापू की दरगाह जन आस्था का प्रतीक है। ये दरगाह सदियों पुरानी है। हजरत कुर्बान अली शाह बापू को मारवाड़ के धनी के नाम से प्रसिद्ध है। बापू सऊदी अरब के रहने वाले थे। विश्व भ्रमण के दौरान भारत के इसी कोने में बस गए थे। यहाँ दिन दुखियों की सेवा की तथा उनकी कौमी एकता का परचम लहराया। बापू को पशुओं के प्रति गहरा लगाव था। बापू ने अपने हाथों से रातेलानाड़ी की खुदाई करवाई थी, जो कि आज भी मौजूद है। राहगीरों और पशु यहाँ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। ऐसी किंवदंती है कि इस वीरान जंगल में जब लोग रास्ता भटक जाया करते थे, तब हजरत पीर कुर्बानी अली शाह बापू घोड़े पर सवार होकर अपने घर तक छोड़ने जाया करते थे। हाजी कुर्बान शाह बापू को गायों से बहुत ज़्यादा लगाव था। ग्रामीण बताते हैं कि एक बार जंगल में प्यासी गाय को चरवाने रातेलानाड़ी पानी पीने से रोक दिया था। तब चारावाहे के ऊपर बापू ने नाराज होकर उसे चमत्कार बताया था। बापू की मजार पर सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। वास्ता इस्लाम धर्म से था, जबकि सेवक दूसरे धर्मों से थे। हजरत पीर कुर्बान शाह बापू हिजरी सन 817 यानी 1396 ईस्वी में दुनिया को अलविदा का बापू का आलीशान मजार है। दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी यहाँ जायरीनों की भीड़ उमड़ती है। यह सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। जुमेरात को यहाँ पर जायरीनों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग मुकद्दम बारगाह में हाजिरी देकर चौखट चूमते हैं। लोग दूरों दराज से यहाँ जियारत करने आते हैं।
रोगियों, दुखियों व असहायों की भीड़ सदा यहाँ लगी रहती है। उनकी हर जायज तमन्ना पूरी होती है। गंभीर बीमारियों में शिफा सहित अनेक कष्टों का भी निवारण होता है। यहाँ एक 70 साल की औरत से जुड़वा संतान प्राप्ति का मन्नत का किस्सा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। हजरत पीर कुर्बान शाह बापू को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। दरगाह परिसर में पालनधर के रूप में बड़े पिंजरे बने हुए हैं। यहाँ विशेष प्रजाति के सफ़ेद कबूतरों का भी झुंड है। इसके अलावा खरगोश, बतख, रंग बिरंगे तोते जायरीनों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हज़रात मोहतरम, देखिए ये कुर्बान शाह रातेला पीर कोट रास्ता दरगाह शरीफ है, जहाँ जायज़ मुरादें जो हैं लोगों की पूरी होती हैं। लोग अकीदत के साथ और मिन्नत के साथ दरगाह शरीफ पर आते हैं और अपनी जायज़ मुरादों को जो है पाते हैं। और इस दरगाह के करीब में एक तालाब है जो रातेला नाली के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो कि जानवरों के पानी पीने के लिए रखा गया है। जानवर वहां आते हैं और पानी पीते हैं और परिंदे चरिंदे जो हैं उनके पानी वानी की सारी व्यवस्था कर रखी है। सारे परिंदे चरिंदे जो हैं इधर आते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है और इधर जो है अच्छे अच्छे बगीचे जो हैं तैयार कर रखे हैं। दिल लगने की जगह है और ये वलियों का दरबार है। वलियों के दरबार में तो आदमी अकीदत और मोहब्बत के साथ आता है तो उसकी जायज़ मुरादें जो हैं पूरी हो जाती हैं। बिनमल ग्राम कोट कास्ता स्थित हाजी कुर्बान शाह वली की दरगाह पर अभी उपस्थित हो। वहाँ हमने दरगाह का जायरा लिया, दरगाह के बारे में सर्च किया और दरगाह पर एक स्टोरी बना रहा हूँ। दरगाह के बारे में हमने बहुत गौर किया है और हमने यहाँ पर जो खादिम है मौलाना निसार अहमद, उनसे भी बात की है। तो इस दरगाह, ये जो दरगाह है वो करीबन 620 वर्ष पुरानी है। इस दरगाह के बारे में जो यहाँ पर सच्ची मुरादें लेकर आती है उनकी मन्नतें पूरी होती है। मैं यूनुस खान, डीपी के न्यूज़। जयपुर के वार्ड नंबर 40 के अंदर सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन डालने के बाद अभी तक वहां पर मिट्टी का मलबा पड़ा हुआ है। वहां आने वाले लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और आज 10 दिन हो गए हैं और वहां के रहने वाले महिला मलबा हटाने में जुट गई है। क्या तो पार्षद के पति का कहना है कि मलबा हमारी इच्छा अनुसार उठाएंगे और वहां की रहने वाली महिला ने कॉल किया तो उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। डीपी के न्यूज़ के संवाददाता वहां पहुंचे तो वहां के मुफीद अली और मोटा का कहना है कि न्यूज़ से कुछ नहीं होगा, आप चाहे न्यूज़ बनाएं या पूरी टीम बुलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने संवाददाता से बदतमीजी से बात भी की है। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर, जहां क्षेत्र में इन दिनों भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बे के नारायणपुर पशु हाट बाजार बालदा रोड पर एकमात्र सार्वजनिक यात्री प्रतीक्षालय है, जहां पर अवैध रूप से गुमटी संचालकों ने कब्जा किया है, जिससे यहां के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये गुमटियां यात्री प्रतीक्षालय के सामने ऐसे लगी है जैसा यहाँ प्रतीक्षालय दिखाई नहीं देता और जहां गंदगी पसारी रहती है। उपखंड क्षेत्र में सारे अधिकारी होते हुए भी नगर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसकी ओर पालिका प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। वहीं नदी के समीप बेश कीमती भूमि, जिस पर ईंट भट्टे के पास लोगों ने मकान बनाकर पक्का निर्माण किया है। ये ईंट भट्टे बनने से तो धुआं फैलाते हैं, उसमें भी आम लोगों को रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं, जिस पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। आज मोमासर गांव में समस्त जाट समाज के द्वारा धर्म रक्षा को हित के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए स्थापित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। डूंगरगढ़ में ये भूमि पूजन किया, जिसमें शुभ मुहूर्त में श्रवण भारद्वाज ने वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चारण करके भूमि पूजन किया, जिसमें समाज के मुखिया अनिराम भांभू, चोखाराम गोदारा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अलवर से खबर, जहां सोमवंशी जायसवाल क्षेत्रीय युवा संगठन व सोमवंशी हदे क्षेत्रीय शिक्षा समिति द्वारा अलवर व चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग अलवर के
संयुक्त तत्वाधान में कंपनी बाग के सामने बाल विहार स्कूल में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिला मंत्री वक्तवा विष्णु सोमवंशी ने डीपीक्यू न्यूज चैनल को बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। इस वैक्सीनेशन कैंप में सर्व समाज के लोगों द्वारा अति उत्साहवर्धन के साथ भाग लिया गया। जयपुर से खबर जहां जिले के चोमू उपखंड में भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है। अवैध कॉलोनियों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रशासन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करता नजर भी आता है, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य नहीं रुकता। नोटिस देकर फाइलें बंद हो जाती है। बिना भू परिवर्तन के ही भूमाफियाओं की बेशकीमती जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनी काट दी जाती है। गोविंदगढ़ के बाधाला कट पर भी अवैध रूप से कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी जा रही है। कृषि भूमि पर काटी जा रही इस कॉलोनी के खिलाफ गोविंदगढ़ नायब तहसीलदार दिनेश साहू 3 बार कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़कें बिछाने का काम शुरू है। तमाम नियम कायदे सड़कों के नीचे दफन हो गए और प्रशासन की कार्रवाई की फाइलें भी बंद हो गई, लेकिन कॉलोनी के निर्माण कार्य लगातार जारी है। इतना ही नहीं, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर तत्कालीन एसडीएम ने भी स्टे दिया था। एसडीएम कोर्ट के स्टे के बावजूद भी कॉलोनी पर भूमाफियाओं ने सड़कों का जाल बिछा दिया। लोगों में चर्चा इस बात की है कि जब आदमी इस तरह से कोई काम करता है तो उसका काम बंद करवा दिया जाता है, लेकिन रसूखदार लोगों के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। इन भूमाफियाओं के आगे अब उपखंड प्रशासन भी बोना नजर आने लगा है। इस पूरे मामले पर नायब तहसीलदार दिनेश साहू ने कहा कि बिना भूख परिवर्तन के काटी जा रही कॉलोनियों की पूरी रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को पेश कर दी है। नायब तहसीलदार ने कहा कि इस भूमि पर रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है। किस तरह की कार्रवाई हुई अब तक उस पर, कितनी बार हो गई? ग्राम गोविंदगढ़ के बधाड़ागढ़ के सामने बिना सम परिवर्तन के एक कॉलोनी काटने जैसी स्थितियाँ प्रतीत होने पर पूर्व में जनवरी माह में इसके संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा उसमें प्रकरण दर्ज कर स्टे जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवासीय और व्यावसायिक यूज नहीं होगा और अपने भूमि का विकास और मृदा निर्माण कर सकते हैं। इसकी आड़ में यहाँ पर सड़क बना करके कॉलोनी काटने जैसे हमें सूचना मिलने पर पटवारी हल्का को मौके पर भेजा गया और पटवारी हल्का की रिपोर्ट और मौका निरीक्षण से प्रतीत हुआ कि यहाँ ग्रेवल टाइप की सड़कें बना दी गई जो कॉलोनी जैसा प्रतीत हुआ। तो मौके पर निर्माण कर रहे व्यक्तियों को रुकाया गया, उन्हें पाबंद किया गया और इस संबंध में रिपोर्ट पुनः न्यायालय में प्रेषित करवाई गई और जिसमें उचित आदेश प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है आगे? माननीय न्यायालय को जिस तरीके से उचित लगेगा, हो सकता है जो निर्माण किया गया उसे हटाने का आदेश प्राप्त हो, अन्यथा ऐसी स्थितियों में रिसीवर भी नियुक्त किया जा सकता है। स्टे के ऊपर अगर कोई काम करता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है वैसे बेसिकली? स्थगन की पालना नहीं करने की स्थिति में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। माननीय न्यायालय विवेकाधिकार में उक्त भूमि पर संबंधित अधिकारी को रिसीवर भी नियुक्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।